पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि जो दलितों का वोट है वो कुछ प्रतिशत उनको जरूर दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद भी दलित समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, युवा चेहरे माने जाते हैं। जो युवा वर्ग है ज़्यादातर वो उनके साथ रहता है, और ऐसे में जो और पिछड़े समुदाय के लोग हैं वो मायावती के साथ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मायावती पुराने समय की मुखिया रही हैं। तो ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, जो युवा से हटके, वो यहाँ पर मायावती के साथ ज़्यादा रहते हैं। लेकिन वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकते हैं। एक ही वोट बैंक को अपना आधार मानकर दोनों पार्टियां यहाँ पर चल रही हैं। दलित वोट बैंक के लिए लगातार चंद्रशेखर रावण जो है वो लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर युवाओं की आवाज़ को उठाना, समाज की आवाज़ को उठाना मेरी प्राथमिकता है। यहाँ पर तमाम जो वायदे किए गए हैं सरकार की तरफ से, उन वायदों को पूरा करवाना, उन वायदों के लिए सरकार का दरवाज़ा खटखटाना, आंदोलन करना, ये तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं, जिसके आधार पर बहुत कम समय में ही अच्छी खासी सियासी पहचान बना चुके हैं। योगी आदित्यनाथ को अपने ऊपर हुए हमले के लिए उन्होंने जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर ये जानलेवा हमला कराया है। तो जिस तरीके के बयान इस वक्त वो दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से उन्हें कोई ऑफर आएगा। लेकिन ये पहले से अगर देखा जाए तो कई गठबंधन यूपी में कर चुकी है, अपना दल के साथ में है, और ओपी राजभर के साथ में गठबंधन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कुछ पार्टियों के साथ में लगातार उसकी बातचीत चल रही है। राजा भैया के साथ में है ही, तो कई सारे दल हैं जहाँ पर लगातार बीजेपी जो गठबंधन के साथ में आगे बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर अगर जो आज़ाद हैं अगर वो आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि उनके लिए सीटें, और दूसरी बात कि किन किन सीटों पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर वो आते हैं तो उनके लिए कई सीटों पर ज़रूर ऑफर होंगे। लेकिन अगर वो एनडीए में आते हैं तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा सीटों का फ़ायदा उनको नहीं होगा। लेकिन 2024 की शुरुआत होते ही अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ कई राजनीतिक दल गठबंधन में शामिल होकर चुनौती दे रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को, और वही मोदी सरकार उस गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ाती हुई देखी जा रही है। बिहार की सियासत इस वक्त देश की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार चुके हैं, और अब बारी आती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत को लेकर भारतीय कहावत यही कही जाती है कि बिहार और यूपी में अगर जीत हासिल कर ली जाए तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद पे खुद खुल ही जाते हैं। और ऐसा ही नजारा अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है तमाम राजनीतिक दलों के लिए। तो आज इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में कि किस तरह से यूपी में एक सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है, किस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव अकेले पड़ते हुए नजर आ सकते हैं, और यहाँ पर एनडीए गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी। क्योंकि आज जिस तरह से यूपी से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो यही रही कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में वह बने हुए हैं। और अब यहाँ पर ये बातें भी सामने आ चुकी हैं कि 4 लोकसभा सीटें उन्हें देने का वादा कर रही है बीजेपी, लेकिन वह 7 पर अड़े हुए हैं। लेकिन 7 सीटें तो पहले से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्हें दे चुके हैं, और ऐसे में कयासों का दौर और भी तेज हो चुका है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बारी आ सकती है यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की, क्योंकि आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और रालोद का गठबंधन बरकरार है। लेकिन यह गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच सकता है यदि जयंत चौधरी बीजेपी के शर्तों को मानते हुए बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सवाल लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी शिखा से कि यूपी की सियासत पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, एक महायुद्ध हमें होता हुआ नजर आएगा। कैसे देख रही है इस बार एनडीए गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होगा, या फिर इंडिया ब्लॉक यहाँ पर जो 28 राजनीतिक दलों को लेकर आया 27 रह चुके हैं, क्या इंडिया ब्लॉक यहाँ पर अपनी मजबूती को अच्छे से पेश कर पाएगा? जी देखिए, जिस तरीके से अभी बिहार में तमाम अटकलें चल रही थी, इंडिया गठबंधन लगातार हमें हर प्रदेश में वीक होता ही नज़र आ रहा है। उसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे जयंत चौधरी भी एनडीए का रुख करते नज़र आ रहे हैं। तमाम बातें सामने आ रही हैं कि वो बीजेपी से तमाम मीटिंग्स कर रहे हैं और बीजेपी से उनका मिलना जुलना जारी है, जहाँ पे वो सीटों को लेके बात कर रहे हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है उन्हें उनके पास 7 सीटें थी, लेकिन उनकी मांग थी 12 सीटों की। वो 12 सीटें चाहते थे, लेकिन उनको 12 दी नहीं जा रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं एनडीए में जाके अपनी सीटों की ये मांग रख रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि एनडीए से भी उनको इससे ज़्यादा सीट मिलेंगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कम सीटों पर भी एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए राज़ी हो सकते हैं। वाकई फिलहाल देखा जाए यहाँ पर राजी और राजी ना होने वाली बात पर अभी सियासत तेज है। जयंत चौधरी का क्या फैसला होगा ये वक्त के साथ साथ जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल उठते हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर। वो चंद्रशेखर आजाद जो बार बार बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के गुणगान गाते हैं, और मायावती देखा जाए तो पूरी तरीके से उन्हें दरकिनार करती हुई दिखाई देती है। मायावती पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। सवाल यहाँ पर आकाश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद को लेकर मायावती की रणनीतियों पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। खबरें तो ये तक निकलकर सामने आई हैं आकाश की फरवरी के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन में आजाद समाज पार्टी की एंट्री हो सकती थी। चंद्रशेखर आजाद इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते थे, क्योंकि दलित वोट बैंक को इंडिया गठबंधन साधना चाहता है। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में मायावती की उस कमी को पूरा कर पाएंगे आजाद अगर वह इंडिया ब्लॉक में आ जाते हैं? और देखिए, मायावती की कमी तो मुझे लगता नहीं पूरी कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि जो दलितों का वोट है वो कुछ प्रतिशत उनको ज़रूर दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद भी दलित समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, युवा चेहरे माने जाते हैं। जो युवा वर्ग है ज़्यादातर वो उनके साथ रहता है, और ऐसे में जो और पिछड़े समुदाय के लोग हैं वो मायावती के साथ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मायावती पुराने समय की मुखिया रही हैं। तो ऐसे में जो बुज़ुर्ग हैं, जो युवा से हटके, वो यहाँ पर मायावती के साथ ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आज़ाद यहाँ पर मायावती की इतना टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है अगर वो दूसरे गठबंधन में शामिल भी होते हैं तो आज़ाद 1% जरूर उनको दिला पाएंगे, लेकिन उतना वोट जितना मायावती दिला सकती थी शायद वो नहीं दिला पाएंगे। देखिए, मायावती उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिग्गज नेता मानी जाती रही और दलितों पर उनका अच्छा खासा कब्जा रहा है, और अभी भी देखा जाए तो उनके पास वो कुनबा है कि वो दूसरे नेताओं को जिता सकती हैं उनका वोट दिला के। लेकिन कहीं ना कहीं अब मायावती थोड़ी शांत है और आज़ाद से भी उनके तालमेल नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो किसी भी गठबंधन को यहाँ पर जीत अच्छी खासी दिला सकती है, क्योंकि दोनों का साथ आना, दलितों का पूरा वोट आना, अगर 14% की बात की जाए तो उसमें से 12-13% तो यहाँ पर अकेले ले आएंगे, 1-8% दूसरे दलों में जाए वो बात अलग है, लेकिन दोनों के साथ आने से विपक्षी पार्टी जिसके साथ वो जुड़ेंगे उसको फायदा जरूर हो सकता है। वाकई में यहाँ पर सवाल यही बनता है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है समाजवादी पार्टी को, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, मायावती की वह तारीफ करते हुए देखे जाते हैं, क्या एक ना एक दिन मायावती खुद आगे आकर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देती हुई नजर आएंगे? क्योंकि आजाद का कहना तो ये तक रहा है कि कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब वह कहेंगी कि आप पार्टी की कमान संभालिए, लेकिन अब वह आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के तौर पर आगे कर चुकी हैं। लेकिन क्या एक समय वो आ सकता है जब चंद्रशेखर आजाद, मायावती और आकाश आनंद तीनों ही मिलकर काम करें? देखिए, यहाँ पर आकाश आनंद को मायावती पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं, तो ऐसे में पार्टी की बागडोर उनको सौंपना कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो समर्थन दे सकती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद युवा चेहरा हैं, युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकते हैं। एक ही वोट बैंक को अपना आधार मानकर दोनों पार्टियां हैं यहाँ पर चल रही हैं। दलित वोट बैंक के लिए लगातार चंद्रशेखर रावण जो है वो लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर युवाओं की आवाज़ को उठाना, समाज की आवाज़ को उठाना मेरी प्राथमिकता है। यहाँ पर तमाम जो वायदे किए गए हैं सरकार की तरफ से, उन वायदों को पूरा करवाना, उन वायदों के लिए सरकार का दरवाज़ा खटखटाना, आंदोलन करना, ये तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं जिसके आधार पर बहुत कम समय में ही अच्छी खासी सियासी पहचान बना चुके हैं। और आगामी चुनाव में उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई है। आगामी वक्त में यहाँ से उनका सियासी भविष्य और भी बढ़ सकता है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव में उन्होंने विधानसभा में आरएलपी के साथ गठबंधन किया था और वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला था। ऐसे में आने वाले वक्त में मायावती खुद ये सोचती हैं कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को एक मंच पर साझा किया जाए, और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन लेकर वो इस काम को बखूबी निभा सकती हैं। वाकई में चंद्रशेखर आजाद का अगर साथ मिलता है या फिर मायावती खुद यहाँ पर समर्थन देती हुई नजर आती हैं तो एक बड़ा फायदा बीएसपी को भी होगा और एएसपी को भी होगा। लेकिन यहाँ पर बात कर ली जाए इस समय की कि आखिरकार यूपी में क्या कुछ चल रहा है, तो फिलहाल जयंत चौधरी को लेकर अटकलें तेज हैं कि एनडीए की तरफ वह रुख कर सकते हैं। और इसी बीच देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को बेहद बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ वह मैनपुरी में जब उपचुनाव हुए, रामपुर सीट पर जब उपचुनाव हुए, और साथ ही साथ यहाँ पर देखा गया
कि किस तरीके से जयंत चौधरी उनके साथ नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन अब टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का वो बड़ा बयान सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आपने सुना कि किस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने अपनी बात रखी, वहीं डिंपल यादव भी साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए भी एक बड़ा प्रस्ताव हम देख सकते हैं। सवाल यहां पर रहेगा प्रज्ञा से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। जिस तरह से प्रज्ञा देखा है कि जयंत चौधरी को बीजेपी अपने खेमे में लाना चाहती है, कि वह संपर्क में बने हुए, सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं, आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए भी, दलित वोट बैंक को साधने के लिए भी, क्या बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्रस्ताव यहां पर देखा जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आरएलडी को यहां पर ऑफर दिया गया है तो शायद चंद्रशेखर आजाद को भी दिया जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को ऑफर भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके के बयान चंद्रशेखर आजाद के इन दिनों देखे जा रहे हैं वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कई गंभीर आरोप हैं, यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिए। योगी आदित्यनाथ को अपने ऊपर हुए हमले के लिए उन्होंने जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर यह जानलेवा हमला कराया है। तो जिस तरीके के बयान इस वक्त वो दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से उन्हें कोई ऑफर आएगा, लेकिन ये राजनीति है और सत्ता ऐसी चीज है जिसके लिए दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर सीटों को लेकर के यहाँ पर शायद मायावती के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी ऑप्शन दे दे। प्रज्ञा, ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को 2 सीटें दे सकते हैं अखिलेश यादव, अगर इंडिया गठबंधन की तरफ उनका रुख होता है। पहली सीट तो नगीना है ही, दूसरी यहाँ पर आगरा सीट बताई जा रही, लेकिन एक और सीट का नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, लालगंज सीट। तो ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी की तरफ से ही वही 2 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो इस बार 2 या 3 सीटों पर नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी सपा और एएसपी का गठबंधन इसीलिए नहीं हो पाया था क्योंकि सीट शेयरिंग पर पेच फंस रहा था, और तब भी चंद्रशेखर आजाद ने 2 सीटों की मांग की थी। और अब तो जिस तरीके से पार्टी उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उन्हें समर्थन और प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम चंद्रशेखर आजाद 4 से 5 सीट यहां पर मांगते हुए नजर आएंगे। उन्होंने हाल ही में इस बात को कहा भी था कि सपा के साथ पहले भी बात इसीलिए नहीं फाइनल हुई क्योंकि सीटों का जो एक पेच है वो फंसता हुआ नजर आए। तो चाहे यहां पर सपा हो या बीजेपी, अगर जो भी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लाना चाहती है, उन्हें कम से कम चंद्रशेखर आजाद को 5 सीटें यहां पर देनी पड़ेंगी। वाकई फिलहाल देखा जाए यहाँ पर 5 सीटों को लेकर एक बड़ी मांग हो सकती है। 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, और 80 लोकसभा सीटों में से तकरीबन 35 सीटों की मांग रही है समाजवादी पार्टी की। इससे पहले 65 सीटों पर रही, लेकिन अब देखा जाए ये मांग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस की भी सहमति कहीं ना कहीं इन्हीं सीटों पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद आखिरकार कितने पर मानेंगे अगर वह बीजेपी की तरफ रुख करना भी चाहें। तो लेकिन यहाँ पर सवाल यही बनता है कि चंद्रशेखर आजाद के आ जाने के बाद बीजेपी को क्या उतना बड़ा फायदा हो पाएगा जो मायावती के साथ आने से हो सकता है। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या एक वक्त हम ये भी देख सकते हैं कि बीजेपी के साथ एएसपी का गठबंधन भी हो सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है और यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए, और ज़रूरी ये है क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव है, इसमें बीजेपी अपने आप जो है मजबूत होना चाहती है। 80 सीटों पर उसकी निगाहें हैं। तो ऐसे में अगर आज़ाद को भी साथ लेकर आना पड़े तो ज़रूर मुझे लगता है कि वो ट्राई करेंगे। लेकिन अहम बात ये होगी कि कितनी सीटें उनको देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी पहले से अगर देखा जाए तो कई गठबंधन यूपी में कर चुकी है, अपना दल के साथ में है और ओपी राजभर के साथ में गठबंधन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कुछ पार्टियों के साथ में लगातार उसकी बातचीत चल रही है, राजा भैया के साथ में है ही। तो कई सारे दल हैं जहां पर लगातार बीजेपी जो गठबंधन के साथ में आगे बढ़ी है। लेकिन यहां पर अगर जो आज़ाद हैं अगर वो आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि उनके लिए सीटें, और दूसरी बात कि किन किन सीटों पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर वो आते हैं तो उनके लिए कई सीटों पर ज़रूर ऑफर होंगे। लेकिन अगर वो एनडीए में आते हैं तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा सीटों का फायदा उनको नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी को जिस तरीके से यहाँ पर प्रस्ताव मिल रहे हैं, कितना बड़ा फायदा यहाँ पर हो सकता है बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल, और प्रस्ताव मिल रहे हैं और जाहिर बात है कि बीजेपी सोचती है, समझती है, क्योंकि पश्चिम की राजनीति है, वहाँ पर अगर जयंत उनको मिल जाते हैं तो उनके लिए कई सीटों पर काम आसान हो जाएगा। वहीं जयंत चौधरी भी ये सोच रहे हैं कि अगर मैं बीजेपी के साथ जाता हूँ तो 2-3 सीटें तो ज़रूर मेरे जो है पार्टी को मिल जाएंगी। तो कई तरह से कह सकते हैं कि मौके की राजनीति है, मौका परस्ती ही कहीं ना कहीं राजनीति में काम आती है। हमने देखा कि ढेरों एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पर मौका देख के लोग अपना पाला बदल लेते हैं, और वही हाल कुछ इस समय कह सकते हैं कि जयंत सिन्हा का भी नज़र आ रहा है कि किस तरह
तरह से वो जयंत सिंह चौधरी किस तरह से वो अपने आने वाले दिनों में फैसला करते हैं, क्योंकि उनका जो रुख है वो ये है कि 2-4 सीटें अगर वो जीत जाते हैं तो संसद में उनका प्रेजेंटेशन और मजबूत हो जाएगा। वाकई में अब देखना होगा कि 7 सीटें यहाँ पर दे रखी हैं अखिलेश यादव ने। उन्हें पहले से ही ये मांग लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन क्या आने वाले वक्त में जयंत चौधरी के बदले चंद्रशेखर आजाद पर भी क्या यहाँ पर अब बाजी मारने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि यूपी की सियासत है जो काफी ज्यादा मायने रखती है। 80 लोकसभा सीटों पर दावेदारी कर रही है बीजेपी। योगी सरकार है इस वक्त राज्य में, और देखते हैं कि महज 4 महीने जो बाकी रह गए हैं अभी लोकसभा चुनाव है, इन 4 महीनों में क्या कोई बड़ा खेला कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद का रुख एनडीए की तरफ देखने को मिलेगा या नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।